हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है पिट इंडियन एक्ट 1784। हमने इससे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी, जो 1773 में आया था, जिसको प्रेजेंट किया था लॉर्ड नॉर्थकुक ने। अब उसके 11 साल बाद आप जो है ऐड कर लो तो 1784 आएगा। उसके बाद जो है ये एक्ट आया, जो वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही आया। रेगुलेटिंग एक्ट भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में आया, और जो पिट्स इंडियन एक्ट है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के काल में आया। ये जो एक्ट है, इसको लाने का श्रेय किसका है, हम इस पे बात करते हैं। तो डुंडास और फॉक्स, इन लोगों ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां निकाली और उससे रिपोर्ट तैयार करके जो है इसको पेश किया। हमने इसकी कमियों के बारे में भी बात कर ली थी अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए बात करते हैं अब एक बारी शॉर्ट में एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, जो कि 1781 में आया था। तब आप याद हो तो उन कमियों में से एक कमी पे मैंने बात की थी, जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल है, उनके बीच में हमेशा क्लैशेस रहते थे, क्योंकि उनके निर्णय के क्षेत्र जो थे वो निर्धारित नहीं थे। तो इसीलिए अब ज़रूरत थी कि भाई जो है क्लियर उनको पता हो कि उनके क्षेत्राधिकार कौन से थे, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कासिम जोरा के जमींदार का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करके ऑर्डर्स दे दिए, पर वो गवर्नर जनरल के पास चला गया और गवर्नर जनरल बोलने लगा ये मेरा केस है, सुप्रीम कोर्ट बोलने लगा ये मेरा केस है। तो ये सारी परेशानियाँ, दिक्कतें ना आए, इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया, ताकि जो है इनके क्षेत्राधिकार जो है निर्धारित किए जाएँ। पर हुआ क्या, इससे तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना, प्रॉब्लम्स तो कई सारी थी। प्रॉब्लम तो भाई काउंसिल रिलेटेड भी थी, कि उनके बीच में जो है गुटबाजी होती थी। जो गवर्नर होते थे वो धारा 9 को यूज़ करके जो है वॉर कभी भी डिक्लेयर कर देते थे। वोटिंग राइट्स चेंज किए तो कई सारे लोग वोट नहीं दे पाए, अमीरों का गुट बन गया, जिससे करप्शन बढ़ गया। तो इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स थी। अब उनका तो सॉल्यूशन निकालना ही था ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट वाला मामला सुलझा दिया गया हो। तो इसीलिए आगे हम जो है देखते हैं पिट्स इंडियन एक्ट के क्या फीचर्स रहे हैं। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, हम उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो गवर्नर जनरल के निर्णय थे वो सर्वमान्य कर दिए गए, जो पहले काउंसिल के अन्य सदस्यों के हाथों में होते थे, जो वो गुटबाजी किया करते थे, है ना। पहले गुटबाजी हो जाती थी ना, जो फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन की, और जो है बारवेल और जो है वॉरेन हेस्टिंग, तो ये गुटबाजी करके ये जीत जाते थे, इनका बात की वैल्यू हो जाती थी। तो इसीलिए अब जो है गवर्नर जनरल का ही निर्णय सर्वमान्य कर दिया गया कि भाई आपको मानना पड़ेगा। तो अब जो है काउंसिल के अन्य सदस्यों का हाथ में नहीं रहा कुछ, ठीक है। अब कोई भी गवर्नर बिना किसी गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए युद्ध भी नहीं लड़ सकता। वही जो उसकी दूसरी कमी थी उसका सुलझाव किया। पहली कमी काउंसिल की थी गुटबाजी की, वो ख़त्म की, गुटबाजी कर ही नहीं पाएंगे अब। और दूसरी कि भाई गवर्नर जो है बिना अनुमति के युद्ध नहीं कर सकता, वरना निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद हो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूट जो है कंपनी के संविधान की बात की थी, तो उस पर मैंने एक कॉर्नर में मेंशन किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में। और जब मेंशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि उस समय तो नहीं था, बाद में ये ऐड हुआ था, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वो चर्चा हम आज करने वाले हैं पिट्स इंडियन एक्ट में, क्योंकि अब जो है वो जो है बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में एक और बोर्ड ऐड हो गया था, जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन मेंबर्स होंगे, तो एक तो ब्रिटेन का राज्य सचिव होगा, दूसरा वित्त मंत्री होगा, और 4 मेंबर्स और होंगे। और कोरम को पूरा करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स होने ज़रूरी है, कि भाई अगर नहीं आ पाता कोई तो कम से कम 3 मेंबर्स तो हों, ठीक है। और कोरम जो है 3 से हो गया, ब्रिटेन का वित्त मंत्री
और राज्य सचिव। तो कितने हो गए? 4, 5 और 6, है ना? 4 + 1 + 1, है ना? 6 मेंबर्स हो गए इसमें। अब बात क्या है, अगर मान लो किसी भी रीज़न की वजह से जो है वहाँ का राज्य सचिव जो है नहीं आ पाया, ठीक है, तो वित्तीय सचिव जो है मंत्री बन जाएगा। अध्यक्ष देखो राज्य सचिव है, पर अगर वो नहीं आ पाता है तो वित्तीय सचिव जो है अध्यक्ष बन जाता है। और वोटिंग में अगर 2-2 का गुट बन जाए तो आखिरी निर्णय किसका होता है? भाई अध्यक्ष का, जो भाई राज्य सचिव है। तो बात हो ही गई है, वोटिंग 2-2 का गुट बनाओ, तुम गुट बनाओगे तो यहाँ बात जाएगी, जो है राज्य सचिव देखेगा, और अगर राज्य सचिव भी नहीं है तो वित्त मंत्री देखेगा। अब पूरा साइकिल बना दिया, अब करो गुटबाजी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेशक हैं 6 लोग, 3-3 का हिसाब नहीं बन सकता, अब हिसाब अपना सब मेंशन कर दिया है, गुटबाजी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इन सब की जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, जो ब्रिटिशर्स है या ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो नहीं देगी। अब बात यह है, हमने ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर ली, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा क्या? उसके कुछ काम होंगे, उसे तभी सेपरेटेडली बनाया गया है इस बोर्ड को। तो भाई इसका सैनिक, असैनिक, राजस्व, प्रशासन, ये सारे कार्य करने का काम है। तो एक तरह से तुम ये मान लो जितने भी पॉलिटिकल वर्क है वो सारे के सारे कौन हैंडल करेगा? वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब हम बात करते हैं, ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब करेगा, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या खाली बैठा रहेगा? ऑब्वियसली बात है, खाली तो नहीं बिठाएंगे, तो उन्हें जो है कॉमर्शियल अफेयर्स दे दिए, कहा कि भाई तुम इसको ही देखो, तुम आए किस लिए थे? भाई तुम आए ट्रेडिंग के लिए थे, कॉमर्स वगैरह देखने आए थे, तो तुम कॉमर्शियल अफेयर्स देखो। जितना भी पॉलिटिकल अफेयर है वो देखेंगे, तुम कॉमर्शियल अफेयर देखो, ठीक है। और भाई यहाँ दोनों में क्लैशेस ना हो, या बेसिकली क्लियर किया गया है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात अगर उसे सही नहीं लगी, कहीं भाई वो उसे अड़ंगे डाले, तो सम्राट के पास जाए कि भाई देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे ऐसे कर रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी उन्हें लगता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर सकता था, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतना राइट नहीं था कि वो उन्हें निकाल सके। निकालने का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। डायरेक्टर्स का काम अब सिर्फ और सिर्फ भाई ट्रेड, कॉमर्स ये सब देखना रह गया, बट जितना भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने वाला है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल और जो कमांडर ऑफ चीफ है, ये 2 पदों को एक कर दिया, क्योंकि कमांडर ऑफ चीफ जो है और गवर्नर जनरल है, 2 अलग अलग पोस्ट में काम करने का हिसाब समझ नहीं आता, तो इसीलिए अब ये जो है ये पोस्ट एक कर दी, ठीक है। 5वां पॉइंट जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं जो है बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, ठीक है। अब इनका क्या हुआ? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रस्ताव को वो जो है क्या कर सकते थे, कुछ समय के लिए निलंबित कर लेते थे पहले, या रद्द कर लेते थे, अब वो नहीं कर सकते, ठीक है भाई। पहले क्योंकि कंट्रोल था ना प्रोपराइटर्स का, वो तो भाई पैसा लगाते थे तो कंट्रोल था, पर अब वो चीज़ उनकी नहीं रही। अगर उन्हें लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं से भी कोई गलती कर रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा, तुम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाओ, वो ही आगे देख के फिर हिसाब किताब बताएगा। तो देख रहे हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितना पावरफुल है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स पे भी कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसिल की। काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो थी अब वो 4 से कितनी कर दी? 3 कर दी, ठीक है। और कमांडर ऑफ चीफ रखने का प्रावधान वही हो गया, इसमें से एक तो प्रांत का कमांडर ऑफ चीफ को रखना है, ठीक है, इनमें से जो एक है।
तो ओवरऑल 3 कर दिए, जहाँ पहले 5 हो जाते थे, एक गवर्नर जनरल हो जाता था, बाकी 4 मेंबर होते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म, अब 4 की जगह 3 लोग और एक गवर्नर जनरल तो हो गए, ठीक है। अब खास बात ये है इसमें जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि भाई अब जो है इनके इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा मत घुसो, बहुत हो गया, काफ़ी वक्त से घुसे जा रहे हो, अब बस अपना जितना भी एरिया है उसको अच्छे से रूल करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी एरिया जो है काफ़ी एक्सपेंड हो गया था और उसको अब तुम अच्छे से करो, मतलब उस पर शासन करने के लिए सिस्टम्स बनाओ, ठीक है। अब जो क्या हुआ, इससे दोबारा इंग्लैंड के माध्यम से दोहरा शासन की स्थापना हो गई थी, क्योंकि भाई डबल गवर्नमेंट तो हो गई ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर देख रही है और एक कमर्शियल अफेयर देख रही है ना। तो एक तरह से हम एज ए कंक्लूजन ये देख सकते हैं कि डुअल सिस्टम जो है, जो द्वैध शासन है, वो ख़त्म तो कर दिया गया था, पर इंग्लैंड ने खुद से जो है एक तरह से डबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू कर दिया था पिट्स इंडियन एक्ट के थ्रू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। अब कमियां की बात करें हम, तो कमियां जो हैं यहाँ पे मेनली 2 देखी गई हैं कि गवर्नर जनरल के जो स्वामी थे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनमें होती रहती थी लड़ाइयाँ कि भाई क्या कैसे चल रहा है। अब क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल पावरफुल था, उसकी बातें काफ़ी मानी जाती थी और उसे यहाँ राइट मिल गया था, तो भैया ये कराता था लड़ाइयाँ, गुटबंदी करवा के लड़ाइयाँ करा देता था, जिससे जो है इसके निर्णय ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। यही जो है मेन इसकी कमी रह जाती थी, जिसको सुधारने की कोशिश की गई थी 1786 में संशोधन करके इस विसंगति को दूर किया गया, ठीक है। अब हम इन शॉर्ट इस जो है एक्ट की बात करें तो हमने इस एक्ट में क्या देखा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात की, जिससे सुप्रीम कोर्ट वाला जो इशू था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो है गवर्नर जनरल को उसको और पावरफुल बना दिया एक तरह से, ठीक है। और जो है अब ये लड़ाई नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स देखना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कमर्शियल अफेयर्स को देखना। इसी तरह बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स के पास जो पावर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रोकने की, वो ख़त्म हुई और काउंसिल के सदस्यों को कम किया गया, 4 से 3 किया गया। और उन 3 में से भी जो एक होता था कमांडर ऑफ चीफ होता था, ठीक है। और एक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, और ये तो एक समराइज है कि भाई 2 तरह से सिस्टम चलाया गया, ठीक है। कमियां ये थी कि इन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनके बीच में इतने क्लैशेस होते थे, तो इन अपनी बात मनवाने के लिए गवर्नर जनरल कुछ ना कुछ कर ही लेता था। अब हम एक शॉर्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये 1773 का आपको पता है पिट इंडियन एक्ट आया था, 1784 वो पिट इंडियन कह रही रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 पिट इंडियन एक्ट। फिर इसके बाद जो है 1793, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके 20-20 जोड़ते जाओ, ठीक है, 20 जोड़ते जाओ, 1813 20 जोड़ दो तो 1833, ऐसे ही 1853 आ जाएगा, 20 जोड़ते रहोगे तो बस यहाँ 20 मत जोड़ लेना। एक तो पिट जो है पिट इंडियन एक्ट है वहाँ पे मत जोड़ना, क्योंकि उसको जो है 11 साल में वो आया था। और 1857 इसीलिए क्योंकि 1858 इसलिए क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हो गया था, इसीलिए 1850 याद रखना। तो अब बाकी जितने भी ईयर्स आपको याद रखने हैं ना, वो 20-20 जो है 20-20 और 20 के हिसाब से आप काउंट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशंस ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।